तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी यानी कि एक प्रोज को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है लिविंग और डेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए हमारी स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे राइटर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे राइटर के बारे में तो रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जो जन्म है वो 7 मई 1861 जोरासांको ठाकुरबरी कोलकाता में हुआ था। वो इंडिया के इकलौते राइटर थे जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीता था। उन्होंने बेसिकली 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ जीता। वो एक पोएट, प्ले राइट, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट फिक्शन के राइटर थे जो इंडिया और इंडिया के बाहर भी फेमस थे। इंडिया में उन्हें गुरुदेव इस उपनाम से बुलाया जाता था। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि चतुरंगा, शेषेर कविता, चार अध्याय, नौका डूबी, गोरा एंड योगा योग। साथ ही साथ वो एक स्किलफुल पेंटर भी थे। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 7 अगस्त 1941 में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे राइटर के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी स्टोरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों अगर बात की जाए हमारी स्टोरी के बारे में तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो शॉर्ट स्टोरी है लिविंग और डेड, वो इनिशियली बंगाली में लिखी गई थी और इसका नाम था जीविता ओ मृता। और ये जो स्टोरी है वो 1892 में लिखी गई थी और बाद में इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो अलग अलग कलेक्शंस में पब्लिश हुआ था। दोस्तों स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस स्टोरी के कैरेक्टर्स को जान लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर आता है कादम्बिनी। दोस्तों कादम्बिनी ये जो है वो स्टोरी की सेंट्रल कैरेक्टर है, जो कि एक विधवा औरत है जो अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाती है। स्टोरी में उसके मरने और जीवित होने का ड्रामा दिखाया गया है और वो अपनी पहचान और अपने बच्चे के साथ रिश्ता वापस पाती है। मैं जिस बच्चे की बात कर रही हूँ वो उसका खुद का तो नहीं है बल्कि उसके जेठानी का है, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है क्योंकि बचपन से कादम्बिनी ने ही उस बच्चे को पाला है। हमारा दूसरा सेकंड यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है शारदा शंकर। दोस्तों ये जो शारदा शंकर है वो रानीहाट इस गांव का जमींदार है, कादम्बिनी का जेठ है। स्टोरी में अपने बेटे और कादम्बिनी के रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो कंसर्न दिखाता है। इसके बाद एक और हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है जो कि है सतीश। ये जो सतीश है वो एक छोटा सा बच्चा है। ये कादम्बिनी का नेफ्यू है यानी कि ब्रदर इन लॉ का बेटा है, यानी कि शारदा शंकर जो मैंने आपको बताया था उसका बेटा है। और जो है वो उसका बहुत ही मतलब कि प्यारा है, किसका, तो कादम्बिनी का। और कादम्बिनी का जीवन और प्रेम का फोकस सारा इसी बच्चे पर है। देन इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है जोग माया। दोस्तों ये जो जोग माया है वो कादम्बिनी की बचपन की दोस्त है और कादम्बिनी को पहचानती है, लेकिन स्टोरी के कुछ पॉइंट पर कंफ्यूज और गुस्सा भी होती है। देन इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है श्रीपति। ये जो श्रीपति है वो जोग माया का पति है, यानी कि मैंने जो आपको अभी कादम्बिनी की दोस्त बताई थी उसका ये पति है। समझदार और दयालु है, कादम्बिनी को प्रोटेक्ट करता है। स्टोरी में उसका रोल कादम्बिनी के मरने और जिंदा होने के मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि मेजर कैरेक्टर्स। इसी के साथ हमारी स्टोरी में कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी है, जैसे कि शारदा शंकर की वाइफ है, कुछ ब्राह्मण सर्वेंट्स है जिनका नाम है निताई, गुरुचरण, बिधु, बनमाली, मेड सर्वेंट्स है और अदर माइनर कैरेक्टर्स है जैसे कि गांव के लोग, डोर कीपर्स एक्सेट्रा, जिनको हम जो है वो स्टोरी के साथ मतलब कि पढ़ते पढ़ते डिस्कस कर ही लेंगे। तो चलिए इसी के साथ हमारी स्टोरी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि मैं इस स्टोरी को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रही हूं और आप मेरे एक्सप्लेनेशन को टेक्स्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर मैं लाइंस तो मेंशन नहीं कर रही हूं, लेकिन जब आप मेरे एक्सप्लेनेशन और टेक्स्ट को एक साथ कंपेयर करेंगे तो आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। तो दोस्तों हमारी स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि शारदा शंकर जो कि रानीहाट का जमींदार था, उसके घर में जो विधवा औरत रहती थी उसके अपने मायके में कोई भी अपना नहीं बचा था। उसके पिता के साइड के सभी रिश्तेदार एक के बाद एक मर चुके थे। सिर्फ मायका ही नहीं, ससुराल में भी उसका कोई अपना नहीं था जिसे कि वो अपना कह सके, क्योंकि ना तो उसका कोई पति जिंदा था और ना ही कोई उसका बेटा था। इसलिए वो दोनों तरफ से बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और उसकी जिंदगी में कोई भी अपना साथ देने वाला नहीं था।
अब दोस्तों शारदा शंकर जो कि कादम्बिनी का जेठ था, उसका जो बच्चा था जिसका नाम है सतीश, वही उस विधवा औरत का यानी कि कादम्बिनी का सबसे प्यारा था और वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। बच्चे के पैदा होने के बाद काफ़ी लंबे समय तक उसकी जो माँ है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रही, इसलिए बच्चे की देखभाल उसकी माँ नहीं कर पाई। यानी कि जो सतीश की असली माँ थी कादम्बिनी की जेठानी, वो उसके यानी कि अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर पाई। ऐसे में उस विधवा औरत ने यानी कि कादम्बिनी ने, जो बच्चे की आंटी थी, उसने क्या किया कि बच्चे को अपनी जिम्मेदारी पर पालना शुरू कर दिया और माँ की तरह उसका ख्याल रखा। और इसी वजह से वो जो बच्चा है वो उसके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हो चुका था। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात बताई गई है कि जब कोई औरत किसी और के बच्चे को पालती है तो वो उस बच्चे के लिए उसका प्यार जो है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे पर उसका कोई हक नहीं होता और ना ही कोई खून का रिश्ता होता है, बस सिर्फ प्यार का रिश्ता होता है। ऐसा प्यार समाज को दिखाने के लिए किसी कागज़ या फिर सबूत का मोहताज भी नहीं होता और ना ही वो कुछ साबित करना चाहता है, बल्कि वो चुपचाप अपनी ज़िंदगी के उस नाजुक खजाने को और भी ज़्यादा जुनून के साथ पूजता रहता है। इसी वजह से उस विधवा औरत का जो प्यार उसकी ज़िंदगी में अधूरा रह चुका था, वो सारा का सारा उस छोटे से बच्चे पर आकर टिक चुका था। फिर एक रात क्या हुआ कि श्रावण के महीने में कादम्बिनी अचानक से मर गई, बिना किसी चेतावनी के। किसी वजह से उसका जो दिल है वो धड़कना बंद हो चुका था। बाकी पूरी दुनिया में सब कुछ हमेशा की तरह चलता रहा, लोग अपनी ज़िंदगी जीते रहे, लेकिन उस प्यार से भरे कोमल से सीने में जो कि सिर्फ प्यार के बोझ से थका हुआ था, वहाँ जैसे कि वक्त हमेशा के लिए रुक गया और उसकी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो गई। दोस्तों अब क्या हुआ कि इस बात के डर से कि कहीं पुलिस उन्हें परेशान न करे, किसको, तो वो जो शारदा शंकर की जो फैमिली है, उसकी वाइफ है, तो उनकी फैमिली को जो है वो मतलब कि कादम्बिनी की मौत की वजह से पुलिस परेशान न करे, तो ज़मींदार ने क्या किया कि ज़मींदार के जो 4 ब्राह्मण नौकर थे वो बिना किसी रस्म के या फिर धार्मिक क्रिया के कादम्बिनी के शरीर को जलाने के लिए ले गए। रानीहाट का जो शमशान था वो गाँव से काफ़ी दूर था, इसलिए वहाँ पहुँचने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। उस जगह पर सिर्फ एक तालाब के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसके बगल में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था और उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं था। पहले वहां पर एक नदी बहा करती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से सूख चुकी थी। उसी पुरानी नदी के रास्ते का थोड़ा सा हिस्सा खोद कर तालाब बना दिया गया ताकि वो अंतिम संस्कार के काम आ सके। गांव के लोग जो है वो उस तालाब को भी उसी नदी का हिस्सा मानते थे और इसी वजह से उसका भी वैसा ही मान और इज्जत करते थे जैसे कि किसी पवित्र नदी का होता है। तो दोस्तों अब क्या होता है कि वो जो चारों आदमी कादम्बिनी की लाश लेकर आए थे, वो चारों आदमी लाश को झोपड़ी के अंदर रख कर लकड़ी आने का इंतजार करने लगे। लेकिन जब काफ़ी देर तक लकड़ी नहीं आई तो उनमें से 2 लोग बेचैन होकर यानी कि ये देखने चले गए कि लकड़ी अभी तक क्यों नहीं आ रही। निताई और गुरुचरण के चले जाने के बाद बीधू और बनमाली ही जो है वो लाश के पास रह चुके थे। यानी कि जो 4 लोग आए थे उनमें से 2 का नाम था निताई और गुरुचरण, जो कि झोपड़ी से बाहर जा चुके थे ये देखने के लिए कि लकड़ी क्यों नहीं आई। और वो जो अब मतलब कि कादम्बिनी की लाश के पास कौन 2 लोग रुके थे, तो बीधू और बनमाली जो है वो लाश के पास रह चुके थे। अब जो ये श्रावण के महीने की वो जो रात थी वो बहुत ही ज़्यादा अंधेरी थी, आसमान में घने बादल छाए हुए थे और एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में दोनों आदमी अंधेरी झोपड़ी में अंदर चुपचाप बैठे थे, क्योंकि उनके पास रोशनी का कोई सही जरिया नहीं था। माचिस भी गीली हो चुकी थी, इसलिए इतनी कोशिश के बाद भी जो है वो जल नहीं रही थी और जो लालटेन वो लाए थे वो भी बुझ चुकी थी। काफ़ी देर की खामोशी के बाद उनमें से एक बोला कि काश उनके पास तंबाकू होती, लेकिन जल्दी में निकलते वक्त वो लाना ही भूल गए। तो दूसरे ने कहा कि वो दौड़कर जाकर अभी जितनी चाहे उतनी ले आएगा। बीदू समझ गया कि बनमाली जो है वो असल में भूतों के डर की वजह से वहां से निकलना चाहता है, क्योंकि शमशान को लोग डरावनी जगह मानते थे। इसलिए उसने थोड़ा गुस्से में और ताना मारते हुए कहा कि वाह, मतलब कि तुम यहीं पर, मतलब कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं यहाँ पर अकेला बैठकर इस लाश के साथ रात गुजारूं। मतलब कि ये क्या बात है कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो। दोस्तों इतनी बात होने के बाद बीधू और बनमाली के बीच जो है वो फिर से खामोशी छा गई और हाल ऐसा था कि 5 मिनट भी उनके लिए 1 घंटे जैसा लग रहा था। मन ही मन वो दोनों उन 2 आदमियों को कोसने लगे जो लकड़ी लेने के लिए गए थे और उन्हें लगने लगा कि शायद वो कहीं आराम से बैठकर बातें कर रहे होंगे। चारों तरफ पूरी शांति थी, बस तालाब के पास से जो है वो मतलब कि मेंढकों की और झिंगुरों की लगातार आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कि चारपाई थोड़ी सी हिली हो, जैसे कि लाश ने करवट बदली हो। ये महसूस होते ही बीदू और बनमाली डर के मारे जो है वो कांप उठे और धीरे धीरे राम राम जपने लगे। इसी बीच झोपड़ी के अंदर एक गहरी सांस लेने की भी आवाज़ उन्हें सुनाई दी। बस फिर क्या था, दोनों रखवाली करने वाले एकदम से झोपड़ी के बाहर कूद पड़े और जान बचाने के लिए गांव की तरफ भाग गए। लगभग 3 मील भागने के बाद उनकी मुलाकात अपने साथियों से हुई, जो कि एक लालटेन लेकर वापस आ रहे थे।
दोस्तों असल बात तो ये थी कि वो लकड़ी लेने गए ही नहीं थे, बल्कि तंबाकू खाने के लिए जो है वो कहीं और चले गए थे और लकड़ी के बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने झूठ बोल दिया कि पेड़ जो है वो काट दिया गया है और जैसे उसके टुकड़े किए जाएंगे तो लकड़ी ले आई जाएगी। इसके बाद बीधू और बनमाली ने क्या किया कि उनके साथ जो भी झोपड़ी के अंदर हुआ वो सारी पूरी घटना जो है वो निताई और गुरुचरण को बताई। लेकिन निताई और गुरुचरण ने उनकी बात सुनने की बजाय इस बात का मजाक उड़ाया और उल्टा जो है वो बीधू और बनमाली के ऊपर जो है वो गुस्सा हो गए कि वो अपनी जिम्मेदारी छोड़कर जो है वो वहां से ऐसे क्यों भाग आए। अब क्या हुआ कि बिना वक्त गवाए चारों आदमी वापस झोपड़ी की तरफ लौट गए और जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने देखा कि लाश तो वहां पर थी ही नहीं, सिर्फ एक खाली चारपाई पड़ी हुई थी। ये सब देखकर जो है वो एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और सोचने लगे कि कहीं कोई सियार तो लाश को उठाकर नहीं ले गया। लेकिन आसपास कपड़ों का एक टुकड़ा तक नहीं मिला जो इस बात का सबूत होता। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी के दरवाजे के पास जो कीचड़ जमा हुआ था उस पर एक औरत के छोटे छोटे पैरों के नए निशान बने हुए थे, जैसे कि अभी अभी वहां से कोई गुजरा हो। अब ये जो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो शारदा शंकर है वो कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं था और उसे इस तरह की भूतों वाली कहानियों पर विश्वास दिलाना भी बहुत ही मुश्किल था। इसलिए काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन चारों आदमियों ने यह तय किया कि सबसे बेहतर यही होगा कि यह कह दिया जाए कि लाश को जला दिया गया है। अब सुबह होने के करीब जब लकड़ी लेकर जो है वो गांव के लोग आए तो उन्हें बता दिया गया कि उनकी देर की वजह से काम तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि झोपड़ी में थोड़ी बहुत लकड़ियां पड़ी थी यानी कि मौजूद थी, तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने जो है वो लाश को जला दिया। अब इस बात पर जो है वो किसी ने ज़्यादा सवाल भी नहीं उठाया, क्योंकि लाश कोई कीमती चीज़ नहीं होती है कि जिसको जो है वो कोई चुरा कर ले जाएगा। तो आसानी से जो है वो सारे लोग कन्विंस हो भी गए। दोस्तों अब ये बात तो सब जानते हैं कि कई बार जिंदगी के कोई निशान ना दिखने पर भी अंदर ही अंदर जान बाकी रह जाती है और जो शरीर हमें मरा हुआ लगता है उसमें जिंदगी फिर से लौट सकती है। कादम्बिनी भी असल में मरी नहीं थी, बस किसी वजह से उसकी जिंदगी जैसे अचानक रुक सी गई थी। जब उसे होश आया तो उसने चारों तरफ घना अंधेरा देखा और उसे जो है वो तुरंत लगा कि वो अपनी रोज वाली जगह पर नहीं लेटी हुई है। उसने दीदी कहकर आवाज लगाई, लेकिन अंधेरे से कोई जवाब नहीं आया। डर के मारे जब वो उठकर बैठ गई तो उसे अपनी मौत से पहले के पल याद आने लगे, जैसे कि सीने में अचानक उठा दर्द, सांस घुटने जैसा एहसास और वो पल जब उसकी बड़ी जेठानी बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। उसी वक्त कादम्बिनी कमजोर पड़ गई और बेड पर गिरते हुए रुक रुक कर बोली थी कि दीदी बच्चे को यहाँ पर ले आओ, मुझे घबराहट हो रही है। उसके बाद जैसे सब कुछ काला हो गया हो, बिल्कुल ऐसे जैसे कि किसी कॉपी पर स्याही गिर जाए और सब कुछ लिखा हुआ मिट जाए। कादम्बिनी की यादें और होश जैसे कि दुनिया की किताब के सारे अक्षर एक ही पल में बेकार हो गए हो। उसे याद नहीं आ रहा था कि बच्चे ने प्यार भरी आवाज में आखिरी बार उसे आंटी कहा था या फिर नहीं, और ना ही उसे ये याद था कि जब वो इस पहचानी हुई दुनिया को छोड़कर मौत के अनजान सफर पर जा रही थी तो क्या किसी अपने ने उसको प्यार भरा आखिरी तोहफा दिया था या फिर नहीं। पहले तो उसे लगा कि ये अकेला और अंधेरा सा जो स्थल है वो यमराज का घर होगा, जहाँ पर ना तो कुछ दिखता है और ना ही कुछ सुनाई देता है, बस खामोश इंतजार ही रहता है। लेकिन जब खुले दरवाजे से ठंडी और गीली हवा का झोंका आया तो उसने मेंढकों की आवाज़ सुनी, तो उसे अपनी छोटी सी जिंदगी के सारे बरसात के दिन एकदम से याद आ गए और उसे महसूस हुआ कि उसका रिश्ता अभी भी धरती से जुड़ा हुआ है। फिर अचानक बिजली चमकी और उसने तालाब, बरगद का पेड़, खुला मैदान और दूर खड़े खड़े पेड़ देख लिए। तब उसे याद आया कि कैसे पूर्णिमा की रातों में वो कभी कभी इस तालाब में नहाने आती थी और कैसे पहले जब उसने शमशान में किसी लाश को देखा था तो मौत उसे कितनी ज़्यादा भयानक लगती थी। अब दोस्तों ऐसे में कादम्बिनी के मन में सबसे पहला ख्याल ये आया कि वो घर वापस चली जाए। लेकिन फिर तुरंत उसने सोचा कि वो तो मर चुकी है, अब घर वापस कैसे जा सकती है, ऐसा करने से घर वालों पर मुसीबत आ जाएगी। उसने खुद को समझाया कि वो जिंदा लोगों की दुनिया छोड़ चुकी है और अब वो खुद ही अपनी भूत है। उसके हिसाब से अगर ये बात सच नहीं होती तो वो कैसे शारदा शंकर के इतने सख्त पहरे वाले औरतों के हिस्से से निकलकर आधी रात को इतनी दूर शमशान तक पहुंच सकती थी। उसने ये भी सोचा कि अगर उसका अंतिम संस्कार पूरा नहीं हुआ तो जो आदमी उसे जलाने आए थे वो कहाँ पर चले गए। जब उसे याद आया कि वो शारदा शंकर के चमकदार रोशनी वाले घर में बेहोश हुई थी और अब खुद को एक दूर सुनसान और अंधेरे शमशान में पा रही थी, तो उसे पूरा यकीन हो गया कि अब वो ज़मीनी दुनिया का हिस्सा नहीं रही। उसने मान लिया था कि वो कोई भयानक और अपशकुन वाली चीज़ बन चुकी है, एक ऐसी जो खुद ही अपना भूत है। दोस्तों ये सोचते ही उसके मन में दुनिया से जुड़े सारे रिश्ते एकदम से टूट गए और उसे लगने लगा कि जैसे उसके अंदर अजीब सी एक ताकत और बिना हद की आज़ादी आ चुकी है। अब वो जो चाहे कर सकती थी, जहाँ चाहे मर्जी जा सकती थी, और इस नए ख्याल के जुनून में वो झोपड़ी से हवा के झोंके की तरह बाहर निकल पड़ी और शमशान के बीच जाकर खड़ी हो गई।
उसके मन से शर्म और डर दोनों ही बिल्कुल जैसे कि खत्म हो चुका था। दोस्तों, अब चलते-चलते जो है वो कादम्बिनी के पैर थकने लगे थे और उसका जो शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ता जा रहा था। लेकिन ज़मीन जैसे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूर तक बस खुले मैदान थे, बीच-बीच में खेतों के टुकड़े थे और कई बार ऐसा हुआ कि कादम्बिनी को जो है वो घुटनों तक पानी में भी खड़ा रहना पड़ा। जैसे ही सुबह की हल्की सी रोशनी फैली, उसे दूर गरों के पास जो है वो बाँस के झुंड से कुछ पक्षियों की आवाज़ सुनाई दी और उसी पल उसके दिल में जो है वो डर बैठ गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब ज़मीन और ज़िंदा लोगों के साथ उसका रिश्ता क्या है। जब तक वो खुली ज़मीन पर शमशान के इर्द-गिर्द और श्रावण की अंधेरी रात में चल रही थी, तब तक वो जो है वो खुद को बिल्कुल निडर और खुद को अपनी ही दुनिया में रहने वाली समझ रही थी। लेकिन जैसे ही दिन की रोशनी हुई तो इंसानों के घर उसे बहुत ही ज़्यादा डराने लगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताई गई है कि आदमी और भूत जो है वो एक दूसरे से डरते हैं, क्योंकि दोनों ही जातियाँ मौत की नदी के अलग अलग किनारों पर बसी होती है। और हमारी जो कादम्बिनी है उसके कपड़े जो है वो कीचड़ से पूरे भर चुके थे। अजीब सोच और रात भर भटकने की वजह से वो बिल्कुल किसी पागल औरत की जैसी लग रही थी। सच में उसकी हालत ऐसी थी कि लोग उसे देख कर या तो डर सकते थे और बच्चे या तो उसे पत्थर मार देते या फिर वहां से भाग जाते। किस्मत से सबसे पहले उसे एक राहगीर ने देखा, जो कि उसके पास आकर बोला कि माँ, आप देखने में भली औरत लगती हो, फिर आप इस हाल में और इतनी अकेली कहाँ पर जा रही हो। अब दोस्तों, राहगीर के इस सवाल से जो है वो कादम्बिनी का जो दिमाग है वो बिल्कुल उलझा हुआ था। इसलिए वो बस उस आदमी को चुपचाप देखती रही और कुछ भी नहीं बोल पाई। उसे ये बात ही हजम नहीं हो रही थी कि वो अभी भी इस दुनिया का हिस्सा है, इस दुनिया से जुड़ी हुई है और लोग उसे एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहे हैं और कोई राहगीर उससे जो है वो नॉर्मल तरीके से बात भी कर रहा है। फिर उस आदमी ने जो है वो दोबारा प्यार से कहा कि माँ, मैं आपको जो है वो घर तक छोड़ दूंगा, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि आप रहती कहाँ पर है। कादम्बिनी जो है वो सोच में पड़ गई, क्योंकि ससुराल वापस जाना उसके लिए बिल्कुल बेकार था और मायका तो उसका था ही नहीं। तभी क्या हुआ कि उसे अपनी बचपन की दोस्त याद आ गई, जिसे वो जवानी के बाद कभी मिली ही नहीं थी। लेकिन कभी कभी दोनों के बीच जो है वो चिट्ठियां आती जाती रहती थी। बीच बीच में उन दोनों का झगड़ा भी हो जाता था, जो कि दोस्ती में एक आम बात होती है। क्योंकि कादम्बिनी चाहती थी कि उसकी दोस्त समझे कि उसका प्यार बेइंतहा है, जबकि जोगमाया, जो कि हमारी कादम्बिनी की दोस्त है, उसका कहना था कि कादम्बिनी उससे जो है वो उतना प्यार वापस नहीं करती। फिर भी दोनों को पूरा भरोसा था कि अगर वो एक बार मिल जाएंगी तो कभी भी अलग नहीं रहेंगी। इसी सोच के साथ कादम्बिनी ने उस राहगीर से कहा कि वो निशिंदापुर में श्रीपति के घर जाना चाहती है। दोस्तों, वो जो राहगीर है वो कलकत्ता जा रहा था और निशिंदापुर भले ही पास में ना हो लेकिन उसी रास्ते में पड़ता था, इसीलिए वो कादम्बिनी को श्रीपति के घर ले आया और इसी तरह जो है वो पुरानी सहेलियां जो है वो दोनों फिर से मिल गई। शुरू में जो है वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे बचपन के चेहरे और यादें उभर आई और समझ में आ गया कि वो आपस में दोनों को, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे को जानती है। जोगमाया जो है वो खुशी से बोल पड़ी कि ये कितनी बड़ी किस्मत की बात है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगी। लेकिन उसे जो है वो हैरानी भी हुई और उसने ये भी पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, क्योंकि ससुराल वाले तो तुम्हें यहाँ पर आने देने वाले नहीं थे। तो कादम्बिनी जो है वो चुप रही और काफी देर बाद बस इतना कहा कि उससे जो है वो ससुराल के बारे में कुछ भी ना पूछा जाए। और आगे कादम्बिनी कहती है कि उसे घर के किसी कोने में जगह दे दी जाए और उसे नौकरानी की तरह काम करने दिया जाए। ये सुनकर जो है वो जोगमाया बहुत ही हैरान हो गई और जोर से बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मेरी सबसे खास और करीबी दोस्त हो। इसी बीच श्रीपति, जो कि हमारी जोगमाया, जो कि कादम्बिनी की दोस्त है, उसका पति है, वो अंदर आ गया। कादम्बिनी ने उसे कुछ देर तक घूर कर देखा और फिर बहुत ही धीरे से वो बाहर चली गई, बिना अपना सिर ढके और बिना किसी इज्जत या फिर शर्म दिखाए। अब यहाँ पर जो है वो जोगमाया को डर लगा कि कहीं श्रीपति उसकी दोस्त के बारे में कुछ गलत ना सोच ले, इसलिए वो लंबी चौड़ी जो है वो सफाई देने लगी। लेकिन श्रीपति, जो कि जोगमाया की हर बात आसानी से मान लेता था, उसने उसकी बात को जो है वो बीच में ही रोक दिया और वो भी वहां से चला गया, जिससे कि जोगमाया के मन में एक अजीब सी बेचैनी रह चुकी थी कि ऐसा क्यों हुआ। अब दोस्तों, कादम्बिनी जो है वो वहां पर आ तो गई थी, लेकिन वो अपनी दोस्त जोगमाया के साथ दिल से नहीं जुड़ पा रही थी, क्योंकि उन दोनों के बीच मौत खड़ी थी। जब तक कादम्बिनी को अपनी ही जिंदगी समझ में नहीं आ रही थी और उसका होश पूरी तरह से उसका साथ नहीं दे रहा था, तब तक वो किसी के साथ अपनापन महसूस नहीं कर पा रही थी। वो अक्सर जो है वो जोगमाया को देखती रहती थी और चुपचाप सोचती रहती थी कि जोगमाया के पास अपना पति है, अपना घर गृहस्थी का काम है और वो एक बिल्कुल अलग टाइप की दुनिया में जी रही है। जबकि कादम्बिनी खुद को उस दुनिया से बहुत ही दूर महसूस करती थी। उसे लगता था कि जोगमाया जिंदा लोगों के बीच रहती है, प्यार और फर्ज सभी उन्हीं के साथ बांटती है। जबकि कादम्बिनी जो है वो ऐसा सोचती थी कि मैं बस एक खाली सा साया हूँ, जैसे कि जिंदगी छोड़कर हमेशा के लिए किसी और ही जगह पर चली जा चुकी हूँ।
अब दूसरी तरफ जोगमाया भी जो है वो अंदर ही अंदर बेचैन थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो क्यों परेशान है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताई गई है कि औरतों को आमतौर पर राज और उलझन पसंद नहीं होती, क्योंकि जो बात उन्हें समझ में ना आए, वो चाहे कविता हो, बहादुरी हो या फिर पढ़ाई के काम आ जाए, लेकिन घर के काम में या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी भी काम की नहीं होती। इसलिए जब कोई औरत किसी बात को समझ नहीं पाती, तो या तो वो उसे मिटाकर भूल जाना चाहती है, या फिर उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर बदल कर इस्तेमाल करने लगती है। और अगर वो दोनों में से कुछ भी ना कर पाए, तो वो गुस्सा होने लगती है। तो जैसे जैसे कादम्बिनी और भी ज़्यादा खोई खोई और अलग सी होती जा रही थी, वैसे वैसे जोगमाया का सब्र भी जो है वो कम होता जा रहा था। और वो सोचती रहती थी कि आखिर कौन सी परेशानी कादम्बिनी के मन पर बोझ बनकर बैठी हुई है। दोस्तों, इसके बाद एक नया खतरा पैदा हो गया। कादम्बिनी खुद से ही डरने लगी, लेकिन वो खुद से भाग भी नहीं सकती थी। आम तौर पर जो लोग भूतों से डरते हैं, वो पीछे की तरफ या फिर अनदेखी चीज़ों से डरते हैं। जहाँ पर नज़र नहीं जाती, वहीं पर हमारा डर होता है। लेकिन कादम्बिनी का डर जो है वो किसी बाहरी चीज़ से नहीं, बल्कि खुद के यानी कि अपने वजूद से था। आधी रात को जब वो अपने कमरे में अकेली होती थी, तो चीख पड़ती थी, और शाम को जब दिया या फिर लैम्प की रोशनी में अपनी परछाई देख लेती थी, तो उसका पूरा शरीर जो है वो कांप जाता था। उसके इस तरह डरते रहने का असर पूरे घर में पड़ने लगा, और धीरे धीरे जो है वो मतलब कि नौकर और खुद जोगमाया भी भूतों का ख्याल करने लगे। अब एक आधी रात क्या हुआ कि कादम्बिनी जो है वो रोते हुए अपने कमरे से निकल कर आई, और जोगमाया के दरवाजे पर जो है वो जाकर बिलखते हुए यानी कि बहुत ही रोते हुए बोली कि मुझे जो है वो अपने पैरों में सोने दो, और मुझे जो है वो अकेला मत छोड़ो, यानी कि मुझे अपने कमरे में ले जाओ। इस बात पर क्या हुआ कि जोगमाया का जो गुस्सा है वो उसके डर से कम नहीं था, और वो मन ही मन चाहती थी कि इसी पल कादम्बिनी को जो है वो घर से निकाल दिया जाए। काफ़ी कोशिश के बाद जो है वो श्रीपति ने, यानी कि जो जोगमाया का पति है, उसने उस घर आए मेहमान को यानी कि कादम्बिनी को जो है वो शांत करवाया और अपने ही बगल वाले कमरे में सुला दिया। अब दोस्तों, होता क्या है कि अगले दिन जो है वो बिना सोचे समझे श्रीपति को जो है वो जोगमाया ने अपने कमरे में बुलाया, और गुस्से में उसे जो है वो सुनाना शुरू कर दिया कि क्या तुम खुद को एक आदमी कहते हो? एक औरत अपने ससुराल से भागकर तुम्हारे घर आ चुकी है। पूरा 1 महीना गुजर गया है, ना तो उसने तुम्हें मतलब कि ना तो तुमने उसे कोई जाने का इशारा किया है, और ना ही कभी इस बात का विरोध जताया है। जोगमाया ने जो है वो ताना मारते हुए कहा कि अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, तो मैं इसे बहुत बड़ा एहसान समझूंगी, वरना मुझे पता है कि सारे जो आदमी होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो मतलब कि जोगमाया ने श्रीपति को जो है वो खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। अब दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि आदमी, जैसे कि अक्सर होता है, औरतों के प्रति जो है वो फितरत से जो है वो थोड़ा दयालु और मोहब्बत भरा रुख रखता है। और ये जो बातें हैं, ये औरतें उन पर अक्सर इल्ज़ाम भी लगाती है, यानी कि उनके कैरेक्टर को जो है वो कम लेखती है। श्रीपति जो है वो अपनी तरफ से तैयार था कि वो जोगमाया से बात करे और कसम खाए कि वो कमज़ोर और खूबसूरत कादम्बिनी के प्रति जो भी दया और प्यार का भाव रखता है, वो बिल्कुल हद में है और सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, यानी कि उसका इंटेंशन कोई गलत नहीं है। लेकिन वो अपने व्यवहार से इसे साबित नहीं कर सकता था। उसके हिसाब से अगर कादम्बिनी परेशान हो गई थी कि उसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था, और वो जो है वो अपना घर छोड़कर हमारे घर पे आ गई, तो उसका मतलब है कि उसके ससुराल वाले शायद उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, या फिर उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। कादम्बिनी के पास ना ही कोई पिता थे और ना ही कोई उसकी माँ, तो श्रीपति उसे कैसे छोड़ सकता था? इसलिए उसने इस मामले को छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कादम्बिनी को जो है वो उसकी वजह से, यानी कि श्रीपति की वजह से किसी भी तरीके की परेशानी हो। दोस्तों, अब जो जोगमाया है, यानी कि जो श्रीपति की पत्नी है, उसने फिर से अपने सुस्त पति पर दबाव बनाया, और आखिर में जो है वो श्रीपति ने ये सोचा कि सभी की शांति के लिए जो है वो कादम्बिनी के ससुराल वालों को खबर भेजना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये जो मामला है किसी न किसी तरीके से शांत हो जाए। उसने सोचा कि चिट्ठी का नतीजा जो है वो शायद अच्छा ना हो, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद जो है वो रानीहाट जाकर हालातों को समझेगा, और कुछ पता चलेगा, जो कुछ भी उसे पता चलेगा उस पर वो काम करेगा। श्रीपति वहाँ गया, और जोगमाया ने जो है वो कादम्बिनी से कहा कि दोस्त, अब और ज़्यादा देर जो है वो यहाँ पर रुकना सही नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे? कादम्बिनी ने जो है वो गहरी से नज़र डालकर कहा कि मुझे लोगों से क्या लेना देना है? जोगमाया हैरान रह गई और तेज़ आवाज़ में बोली कि तुम्हारा लोगों से लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा तो है। हम कैसे समझाएं कि दूसरे घर की औरत को यहाँ पर क्यों रोका गया है? कादम्बिनी ने पूछा कि मेरा ससुराल का घर कहाँ पर है? जोगमाया सोचती है कि ये औरत आगे क्या क्या बोलेगी, यानी कि इतना अनजान क्यों बन रही है। दोस्तों, आगे जो है वो बहुत ही धीरे धीरे कादम्बिनी ने कहा कि मेरा तुम लोगों से क्या लेना देना, ना मैं ज़मीन की हूँ, यानी कि क्या मैं ज़मीन की हूँ? तुम हंसते हो, रोते हो, प्यार करते हो, हर कोई अपनी ज़िंदगी में फंसा रहता है, मैं बस देखती रहती हूँ। तुम इंसान हो, मैं एक साया हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान ने मुझे तुम्हारी दुनिया में रखा ही क्यों।
उसके इस अजीब चेहरे और बातें देखकर जो है वो जोगमाया को थोड़ी बहुत समझ आई कि कादम्बिनी का जो दिमाग है वो कहाँ पर है, लेकिन वो पूरा कुछ नहीं समझ पाई। ना तो वो उसे भगा सकती थी और ना ही कुछ सवाल पूछ सकती थी, इसलिए वो अपने दिमाग में घबराहट लेकर वहां से चली गई। अब दोस्तों रात के लगभग 10 बजे थे जब श्रीपति जो है वो रानीहाट से वापस आया। बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, जमीन पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि ये बारिश जो है वो कभी रुकने वाली नहीं है, रात कभी खत्म ही नहीं होगी। जोगमाया ने पूछा अपने पति से कि तो फिर क्या हुआ। तो श्रीपति ने कहा कि अभी बाद में बताता हूँ, काफी बातें हैं। ये कहकर जो है वो श्रीपति ने कपड़े बदले, खाना खाया और फिर थोड़ी देर के लिए जो है वो धूम्रपान करने के लिए वो लेट गया। उसका मन जो है वो बिल्कुल उलझा हुआ था। जोगमाया जो है वो काफी देर तक अपनी क्यूरियोसिटी को रोक कर बैठी थी और फिर वो अपने पति के पास आई और जोर से पूछा कि तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या पूछा तुमसे। तो श्रीपति ने कहा कि तुमने गलती की है, ये तो पक्का है। जोगमाया को ये जो बात है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि औरतें कभी गलती नहीं करती, या फिर अगर करती भी है तो समझदार आदमी ऐसा मुद्दा कभी नहीं उठाता। अपनी तरफ से वो खुद ही उस बोझ को उठा लेता है। इसलिए वो जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बोली कि मुझे बताओ कैसे गलती की है मैंने। तो श्रीपति ने जवाब दिया कि जो औरत तुमने अपने घर में रखी है वो असल में तुम्हारी कादम्बिनी है ही नहीं। ये सुनकर जो है वो जोगमाया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई, खासकर इस बात पर कि ये बात उसके पति ने कही। उसने गुस्से में पूछा कि क्या मैं अब अपनी दोस्त को नहीं पहचानती, मुझे तुम्हारे पास आकर अपनी दोस्त को पहचानना पड़ेगा। तुम तो बहुत ही चालाक हो। श्रीपति ने समझाया कि मेरी चालाकी पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ जो मैं कह रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि जोगमाया की असली जो कादम्बिनी है वो मर चुकी है। तो इसी बात पर जो है वो जोगमाया ने जवाब दिया कि सुनो, मैं तो गलती नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम बहुत बड़ी गलती कर कर आए हो। तुम शायद गलत घर पर जाके आए हो। ये सुनकर जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो तुम। किसने कहा था कि तुम वहां पर खुद जाओ, चिट्ठी लिखो और सब कुछ साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो मतलब कि जोगमाया अपने पति को कहती है बहुत ही गुस्से में। दोस्तों अब जो श्रीपति को है वो अपनी पत्नी के उस पे भरोसा ना करने पर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने हर तरह के सबूत दिखाए, लेकिन जोगमाया को मनाने में सफल नहीं हुआ। रात के बीच तक दोनों जो है वो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे और अपनी बात पर अटके रहे। दोनों इस बात पर सहमत थे कि कादम्बिनी को जो है वो घर से निकाला जाना चाहिए। श्रीपति सोचता था कि इस मेहमान ने यानी कि कादम्बिनी ने जो है वो पत्नी को धोखा दिया है, और जोगमाया सोचती थी कि वो एक दुर्व्यवहारी यानी कि कैरेक्टरलेस औरत है। लेकिन दोनों अपनी बात में पीछे नहीं हट रहे थे। धीरे धीरे उनकी जो आवाज है वो इतनी ज्यादा तेज हो गई कि वो भूल गए कि कादम्बिनी जो है वो उनके अगले कमरे में ही यानी कि बगल वाले कमरे में ही सो रही थी। तभी जो है वो इतना ज़्यादा टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो जाता है कि एक कहता है कि ये तो बड़ी मुसीबत है, मैं अपनी आंखों से सुना है। दूसरे ने जवाब दिया गुस्से में कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो अपनी आंखों से देख सकता हूँ, तुम भले ही सुन सकती होंगी। आखिर में जो है वो जोगमाया ने पूछा कि ठीक है, कादम्बिनी की मौत कब हुई ये बताओ। तो उसने सोचा कि अगर वो कादम्बिनी और मौत के दिन और किसी चिट्ठी के दिन में अगर वो फ़र्क ढूंढ लेगी तो श्रीपति को गलत साबित कर सकती है। श्रीपति ने जो है वो मौत की तारीख बताई और दोनों ने देखा कि ये तो बिल्कुल उसी दिन की तारीख है जब कादम्बिनी जो है वो उनके घर पर आई थी। जोगमाया का जो दिल है वो धड़क उठा और श्रीपति भी जो है वो वहां पर थोड़ा सा प्रभावित हुआ। दोस्तों तभी क्या होता है कि दरवाजा खुला, ठंडी हवा आई और वो जो लैंप था यानी कि वो जो लालटेन था वो बुझ गया। अंधेरा पूरा घर में यानी कि छा गया। कादम्बिनी कमरे में खड़ी थी लगभग रात के 1 बजे और बारिश जो है वो बहुत ही ज्यादा तेज थी। कादम्बिनी बोली कि दोस्त, मैं तुम्हारी कादम्बिनी ही हूँ, लेकिन मैं अब जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। जोगमाया जो है वो डर के साथ चीख उठी और श्रीपति भी जो है वो वहां पर कुछ भी नहीं बोल पाया। फिर कादम्बिनी बोले कि सिर्फ मरने के अलावा मैंने तुम्हारे साथ कोई भी धोखा या फिर कोई भी गलती नहीं की है। अगर मुझे जिंदा लोगों में जगह नहीं मिली तो मरने वाले लोगों में कहाँ जगह मिलेगी। ओ, मैं कहाँ जाऊं। वो बार बार रोती रही और पुकारती रही जैसे कि बारिश की रात में वो धरती को यानी कि सृष्टि को जगाने की कोशिश कर रही हो। फिर क्या हुआ कि वो जो कादम्बिनी है वो अपनी दोस्त को अंधेरे में बेहोश छोड़कर बाहर निकल गई और अपनी जगह ढूंढने चली गई। उसके रानीहाट पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। पहले उसने जो है वो किसी को दिखाया नहीं, वो किसी को दिखी भी नहीं और एक दिन जो है वो पुराने मंदिर में भूखी रही। शाम को जब जो है वो लोग तूफानी बारिश में घर में छुप गए, तब कादम्बिनी बाहर आई। उसका दिल जो है वो धड़क रहा था जब वो ससुराल पहुंची। अपना चेहरा ढक कर वो अंदर गई। किसी ने विरोध नहीं किया क्योंकि सबने उसे नौकरानी समझ लिया था। बारिश तेज थी और हवा भी जोर से चल रही थी। शारदा शंकर की जो पत्नी है और उसकी जो विडोवेड बहन है वो कार्ड्स खेल रही थी। एक नौकर किचन में था, बच्चा बेडरूम में सो रहा था और कादम्बिनी चुपके से जो है वो बच्चे के कमरे में चली गई। खुद नहीं जानती थी कि वो ससुराल क्यों आई है, बस अपने बच्चे से मिलना चाहती थी और देखना चाहती थी। उसके बाद क्या करेगी वो भी उसने नहीं सोचा था। दोस्तों अब रोशन कमरे में जो है वो कादम्बिनी ने उस बच्चे को देखा। उसके हाथ मोटे और बुखार से कमजोर हो चुके थे। उसका दिल जो है वो सूखा और प्यासा हो गया था।
वो बस उसे जो है वो अपनी गोद में लेना चाहती थी। तब उसे याद आया कि मैं तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, यानी कि मैं तो मर चुकी हूँ, मुझे कौन देखेगा, मैं कौन हूँ? बच्चा जो है वो आधा सोया हुआ बोला कि आंटी पानी दो। उसका प्यारा बच्चा अब भी जो है वो आंटी को याद रखता था। कादम्बिनी ने पानी पिलाया और गोद में उठाया और उसे जो है वो पिला दिया। बच्चा जब सोया था तो उसका पानी लेना बहुत ही नॉर्मल था। जब कादम्बिनी ने अपनी प्यास बुझाई तो उसे छुपाकर अपने गोद में सुला लिया। बच्चा जो है वो जाग गया और मतलब कि गले से उसे लगा लिया। तब जो है वो बच्चे ने पूछा कि आंटी क्या तुम मर चुकी हो? तो वो कादम्बिनी बोलती है कि हाँ बेटा। और बच्चा बोलता है कि और वापस आ गई, अब दोबारा मत मरना। तभी क्या होता है कि एक नौकरानी यानी कि एक मेड जो है वो सैगो के साथ आती है। सैगो यानी कि साबूदाने की खीर जो वो बच्चे के लिए लेके आती है। तो वो जो है वो उस कमरे में एंटर करती है और वो जो है वो कादम्बिनी को देखकर कप को गिरा देती है और खुद भी गिर जाती है। शोर सुनकर जो है वो मालकिन यानी कि वो जो शारदा शंकर की वाइफ है जो कि कार्ड्स खेल रही थी वो छोड़कर कमरे में आई। वो खड़े हो गए जैसे कि कोई लकड़ी का खंबा, ना कुछ बोल पाए ना भाग पाए। बच्चा भी डरा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और वो बोल रहा था कि चलो आंटी चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तभी कादम्बिनी समझी कि वो मर नहीं गई है। पुराना कमरा, पुरानी चीज़ें, बच्चा और प्यार सब कुछ ज़िंदा था, कुछ भी बदला नहीं था। दोस्त के घर में उसे महसूस हुआ कि बचपन का साथी मर गया, लेकिन बच्चे के कमरे में उसे पता चला कि उसकी आंटी यानी कि उसकी जो कादम्बिनी है वो अभी भी ज़िंदा है। उसने बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में कहा कि बहन मुझसे डरते क्यों हो? देखो मैं जैसे तुमने मुझे पहचाना था, मैं तुम्हारी ही कादम्बिनी हूँ, मैं वैसे ही हूँ, मैं बिल्कुल ज़िंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। दोस्तों ये सब देखकर जो है वो उसकी जेठानी यानी कि कादम्बिनी की जो जेठानी थी वो बेहोश हो चुकी थी। शारदा शंकर वहां पर खुद आया और हाथ जोड़कर बोला कि बेटा ये ठीक नहीं है। सतीश मेरा जो है वो इकलौता बेटा है, तुम उसे क्यों दिखाई दे रही हो? क्या हम तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है जो तुम हमें परेशान कर रही हो? तुम जा चुकी हो। मेरा जो बेटा है वो रोज़ रोज़ कमज़ोर होता जा रहा है, बुखार में जो है वो बिलखते हुए रात दिन बस तुम्हारा ही नाम लेता है। तुम दुनिया छोड़ चुकी हो, माया के बंधन तोड़ दो, हम तुम्हारा फिर से जो है वो अच्छे से अंतिम संस्कार करेंगे। कादम्बिनी जो है वो ये बात सह नहीं पाई और वो बोल पड़ी कि मैं मर नहीं गई हूँ, मैं जीवित हूँ। मैं आपको कैसे मनाऊँ, कैसे समझाऊँ कि मैं मर नहीं गई हूँ, मैं जीवित हूँ। उसने एक पीतल का जो है वो मटका उठाया और अपने माथे से टकरा दिया और वहाँ से जो है वो खून निकला उसके माथे से। तो उसने कहा कि देखो मैं ज़िंदा हूँ, मेरा खून निकल रहा है। तभी जो है वो मतलब कि शारदा शंकर बिल्कुल जो है वो सरप्राइज़ रह गया, यानी कि चौंक गया। और बच्चा भी जो है वो डरा हुआ था, वो भी रो रहा था और वो जो दोनों बहनें थीं वो भी बेहोश हो गईं। कादम्बिनी जो है वो रोते-रोते बार-बार साबित कर रही थी कि मैं मर नहीं गई हूँ और आखिर में जो है वो उसे ये साबित करने के लिए जो है वो उसने कुएँ में छलांग लगा दी, यानी कि वो कुएँ कुएँ में एक कूद गई। शारदा शंकर ने जो है वो ऊपर से इस शोर को सुना। पूरी रात जो है वो बारिश होती रही, सुबह तक और दोपहर तक भी, और कादम्बिनी के मरने से साबित हुआ कि वो ज़िंदा है। यानी कि दोस्तों आखिर में जो है वो कादम्बिनी को अपने आप को जो है वो ज़िंदा साबित करने के लिए उसे मरकर दिखाना पड़ा कि मैं ज़िंदा थी। तो इस तरीके से जो है वो स्टोरी का यहाँ पर एंड होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये जो स्टोरी है वो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।